हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आप सभी का पुनः मेरी क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है एनसॉफ मैट्रिक्स। एनसॉफ मैट्रिक्स एक बिजनेस ग्रोथ प्लानिंग टूल है। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ प्लानिंग टूल। ठीक है, तो एनसॉफ मैट्रिक्स क्या है? एनसॉफ मैट्रिक्स एक बिजनेस ग्रोथ प्लानिंग टूल है जो बताता है कि कोई भी कंपनी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट चेंज करके या फिर मार्केट चेंज करके कैसे ग्रोथ कर सकती है। मान लो कि ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है और इसे ग्रो करना है तो क्या कर सकती है? अगर इसका कोई प्रोडक्ट है जो बिक नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकती है? प्रोडक्ट चेंज कर सकती है। या फिर प्रोडक्ट बिक रहा है बट क्या है, मार्केट अच्छा नहीं है, वहाँ पर क्या, जैसे कि मान लो अगर जिस मार्केट में वो प्रोडक्ट जा रहा है वो मार्केट में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है? या तो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट चेंज कर दे या फिर वो क्या कर दे, वो मार्केट चेंज कर दे। ये दो कंडीशन में क्या कर सकता है? वो अपनी कंपनी की ग्रोथ दिला सकता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है, एक प्रोडक्ट और सेकंड है मार्केट। इन दो चीज़ों को चेंज करके कंपनी क्या कर सकती है? अपनी कंपनी में ग्रोथ दिलवा सकती है। तो सिंपल सा ये है कि एनसॉफ मैट्रिक्स एक बिजनेस ग्रोथ प्लानिंग टूल है जो बताता है कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट चेंज करके या मार्केट चेंज करके क्या कर सकती है? अपनी कंपनी की ग्रोथ दिला सकती है या कंपनी में ग्रोथ ला सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एनसॉफ मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, एनसॉफ मैट्रिक्स इज अ स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल यूज टू डिसाइड बिजनेस ग्रोथ ऑप्शन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड मार्केट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, क्या है, एनसॉफ मैट्रिक्स एक रणनीतिक टूल है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग टूल है, या फिर बोल सकते हैं राजनीतिक प्लानिंग टूल है, या फिर राजनीतिक बिजनेस बोल सकते हैं बिजनेस ग्रोथ टूल है। ठीक है, जो यह बताता है कि कोई कंपनी प्रोडक्ट और मार्केट के आधार पर कैसे ग्रो कर सकती है। जैसे मैंने आपको यही बताया अभी सिंपल लैंग्वेज में कि बिजनेस जो एनसॉफ मैट्रिक्स है, एनसॉफ मैट्रिक्स एक प्लानिंग टूल है जो बताता है कि कोई भी कंपनी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट या मार्केट को चेंज करके कैसे ग्रोथ कर सकती है। एनसॉफ मैट्रिक्स को आइगर एनसॉफ ने 1957 में दिया था। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने आर्टिकल स्ट्रेटजिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में बताया था। ठीक है, तो क्या है, एनसॉफ मैट्रिक्स को किसने दिया था? आइगर एनसॉफ ने 1957 में दिया था और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने आर्टिकल स्ट्रेटजिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में बताया था। अब हम देखते हैं इसकी 4 कैटेगरीज। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि क्या है, एनसॉफ मैट्रिक्स एक प्लानिंग टूल है या फिर बिजनेस ग्रोथ टूल है। वो क्या कर रहा है? वो बताता है कि कोई भी कंपनी अपने कंपनी का प्रोडक्ट या फिर मार्केट चेंज करके ग्रोथ दिलवा सकता है या ग्रोथ को बढ़ा सकता है। अब उसकी 4 कैटेगरीज है। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन और क्या है, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये 4 कैटेगरीज है जिनके आधार पर क्या किया जाता है, इन 4 कैटेगरीज के आधार पर उस कंपनी के प्रोडक्ट को या फिर मार्केट को चेंज किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट है मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है ट्राइंग टू इंक्रीज सेल्स ऑफ एक्साइटिंग प्रोडक्ट इन एक्साइटिंग मार्केट, गेन मार्केट शेयर्स। एक ही प्रोडक्ट को उन्हीं मौजूदा ग्राहकों बाजारों में ज़्यादा बेचना, यानी मार्केट शेयर बढ़ाना। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी कहती है कि अपने ही प्रोडक्ट को उसी मार्केट में क्या करना, बेचना। मतलब जो प्रोडक्ट को वो उसी मार्केट में उसी कस्टमर को बेच रहा था जो पहले से बेचते हुए आ रहा था।
ठीक है, उसको क्या करना, उसको कंटिन्यू रहने देना। मतलब इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट भी वही रहेगा, प्रोडक्ट भी वही रहेगा और उसी मार्केट में वही प्रोडक्ट को बेचा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक क्या है, एक कंपनी है, शैम्पू कंपनी है, वह अपना शैम्पू क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए टीवी एड चलाती है। ठीक है, मतलब मार्केटिंग कर रही है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है, इसमें और क्या कर रही है, डिस्काउंट दे रही है, रिटेलर के साथ ऑफर्स चलाती है, ताकि क्या हो, ताकि वही कंपनी का प्रोडक्ट, एक ही कंपनी का प्रोडक्ट जिस मार्केट में वो पहले से चल रहा है, जिस मार्केट में वो पहले से बिक रहा है, वहीं पर बिक जाए। इसलिए क्या किया उसने, एक ही प्रोडक्ट को, उसी प्रोडक्ट को उसी मार्केट में बेचा। उसके लिए उसने क्या क्या किया, उसने अपनी शैम्पू की ज़्यादा से ज़्यादा एड्स चलाई टीवी पर, एडवर्टाइजमेंट किया, मार्केटिंग किया, डिस्काउंट दिया और जो भी रिटेलर्स रहते हैं उनके साथ क्या किया, ऑफ़र चलाया। ठीक है, जिसके ऑफ़र कोई भी कि आप इतना चीज़ें खरीदते हैं उसके साथ ये फ्री है, जो भी उसे क्या करना है, जो भी ऑफ़र चलाना है उसने चलाया। ये फर्स्ट कैटेगरी थी। अब इसकी सेकंड कैटेगरी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट टू एक्साइटिंग मार्केट, सर्व करंट कस्टमर्स विथ न्यू ऑफर्स। मौजूदा बाजार ग्राहकों के लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। अब सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, सेकंड कंडीशन ये है कि इसमें जो मार्केट है, ठीक है, जहाँ पर क्या किया, प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, उस मार्केट को सेम ही रखा। जैसे कि पहले क्या कर रहा था, पहले एक कंपनी थी जो क्या कर रही थी, एक शैम्पू बेच रही थी। ठीक है, अब क्या है, ये मार्केट है, ये कंपनी है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, मार्केट है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट चेंज होगा, मार्केट वही रहेगा। पहले इसका प्रोडक्ट क्या था, शैम्पू था, ये शैम्पू को इसने किसने चलाया, इस मार्केट में चलाया और वो नहीं चला। उसने क्या किया, मार्केट वही रखा और प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। ठीक है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखिए, एक मोबाइल ब्रांड अपने पुराने कस्टमर के लिए नया मॉडल या नया एसेसरीज जैसे कि वायरलेस ईयरफोन निकालती है, ताकि क्या हो, उसके पुराने यूज़र्स फिर से उसी ब्रांड को खरीदे। अब क्या हो रहा था, पहले एक मार्केट था, उसमें वो क्या कर रहा था, अपने मोबाइल बेच रहा था। फिर उसने क्या देखा, उसका जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा। उसने क्या किया, उसी मार्केट में उसके साथ और एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ठीक है, ऑफ़र चलाया। उसके बाद क्या हुआ, उसने जो ऑफ़र चलाया, जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके आधार पर उसका जो पुराना कराची बिजनेस या पुराना प्रोडक्ट था वो भी बिकने लगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसकी सेकंड कैटेगरी थी ये। अब इसकी थर्ड कैटेगरी, यह मार्केट डेवलपमेंट, सेलिंग एक्साइटिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू मार्केट्स, जियोग्राफिक फॉर न्यू कस्टमर सेगमेंट्स। वही पुराना प्रोडक्ट नए शहरों, राज्यों या नए कस्टमर ग्रुप जैसे इनकम ग्रुप में बेचना। अब क्या हुआ, इस कंडीशन में उसने वही पुराने प्रोडक्ट को बेचा, बट क्या किया, उसने मार्केट चेंज कर दिया। ठीक है, जैसे कि पहले वो अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको उस मतलब प्रोडक्ट को बेच रहा था, उसने उसके बाद क्या किया, उसने उस प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में मतलब बेचना स्टार्ट किया। वो नया शहर लेके गया, उस प्रोडक्ट को लेके उसने नए शहरों में क्या किया, उस प्रोडक्ट को बेचा, न्यू स्टेट में बेचा, नए कस्टमर के साथ शेयर किया, नए कस्टमर को बेचा, उसके नए कस्टमर्स बने। तो क्या था इस कंडीशन में प्रोडक्ट वही रहा और मार्केट चेंज हुआ। इसकी थर्ड कैटेगरी थी। एग्जाम्पल देखिए, एक घरेलू स्नैक कंपनी पहले सिर्फ क्या कर रही थी, भारत में बेच रही थी। उसने क्या किया, वही स्नैक मिडिल स्टेट में एक्सपोर्ट करके वहाँ के मार्केट में एंट्री किया। ठीक है, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले वो स्नैक कंपनी ओनली भारत में अपना प्रोडक्ट को सेल कर रही थी। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे करके अपना जो प्रोडक्ट था उसको मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट किया और वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट किया। वहाँ के मार्केट में उसने अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया, वहाँ पर उस प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट किया। ये क्या था, इसकी थर्ड कैटेगरी थी, जिसे मार्केट डेवलपमेंट कहा जाता है। अब है इसकी फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी, डाइवर्सिफिकेशन, एंटरिंग न्यू मार्केट विथ न्यू प्रोडक्ट,
हाईएस्ट रिस्क बट कैन गिव हाई रिवॉर्ड। अब क्या है इसमें नया प्रोडक्ट और नया मार्केट। इसमें क्या हुआ, जैसे कि अब हमने 3 कैटेगरीज देखी, 3 कैटेगरीज में एक कैटेगरी में क्या था, वही प्रोडक्ट था, वही मार्केट था। सेकंड कैटेगरीज देखी, उसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट चेंज हुआ। थर्ड कंडीशन देखा हमने, उसमें क्या हुआ, उसमें मार्केट चेंज हुआ। अब जो 4 कैटेगरीज, इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट भी चेंज है और मार्केट भी चेंज है, दोनों न्यू है। ठीक है, अब दोनों न्यू है तो क्या होगा, मार्केट भी नया है, प्रोडक्ट भी नया है, तो क्या है, रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, दोनों अलग, सबसे ज़्यादा जोखिम वाला तरीका, पर कभी कभी बड़ा फ़ायदा भी दे सकता है, हो सकता है। इस रिस्क तो है, क्योंकि देखो नया मार्केट भी है, नया प्रोडक्ट भी है, हो सकता है कि प्रोडक्ट ना बिके। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट अच्छा बिके, तो क्या है, इसमें जोखिम है बट रिवॉर्ड भी है। अगर प्रोडक्ट अच्छा चल गया, ठीक है, मार्केट में उसकी खरीदारी अच्छी हुई, अच्छा सेल हुआ, तो अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो क्या है, इस कैटेगरी में डाइवर्सिफिकेशन में प्रोडक्ट भी नया रहता है, मार्केट भी नया रहता है, और इसमें दोनों चीज़ अलग होने के कारण रिस्क भी ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। बट एक कंडीशन ये भी रहती है कि इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, अगर क्या हो सके, अगर प्रोडक्ट अच्छा बिके, मार्केट अच्छा मिल जाए। ठीक है, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा तो प्रॉफिट भी अच्छा कमा लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक कार मैन्युफैक्चर अचानक क्या कर रही है, फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर देती। अब क्या था, पहले वो क्या कर रही थी, कार मैन्युफैक्चर कर रही थी, बट उसने क्या किया, अचानक से फूड डिलीवरी सर्विस को स्टार्ट कर दिया, या इलेक्ट्रिक कार कंपनी शुरू कर दी। देखो ऑप्शन थे उसके पास, उसने क्या किया, या तो फूड डिलीवरी सर्विस ओपन कर सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक कार कंपनी शुरू कर सकता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, शुरू करके होटल चेन खोल दी, और यानी बिल्कुल नए प्रोडक्ट। इसमें क्या हुआ, देखो कंपनी भी चेंज हुई और प्रोडक्ट भी चेंज हुआ, मतलब उसका सारा जो भी बिजनेस था, जो भी काम था, वो दोनों प्रकार से पूरा का पूरा चेंज हो गया है। अब क्या है, इस कंडीशन में रिस्क ज़्यादा है, हो सकता है कि प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि लॉस भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है। ठीक है, ये था हमारा एंसॉफ मैट्रिक्स और एंसॉफ मैट्रिक्स की 4 कैटेगरीज, जो मैंने आपको सिंपल से बताया कि एंसॉफ मैट्रिक्स क्या है। एंसॉफ मैट्रिक्स एक बिजनेस ग्रोथ प्लानिंग टूल है, जो बताता है कि कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट या मार्केट चेंज करके कैसे ग्रो कर सकती है। अब हमारा है इसके बाद का टॉपिक ठीक है, अब इसके बाद का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना। अब निर्णय लेना क्या होता है, जैसे कि आपके पास, या आप कहीं जा रहे हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, आपने कोई ट्रिप प्लान की। अब आपने अगर ट्रिप प्लान की है, तो क्या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप उसमें से कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी, आप जहाँ चाहे वहाँ घूमने जा सकते हैं। आपके पास अल्टरनेटिव क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई काम करना है, ठीक है, कोई घर बनाना है, आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस है। उन ऑप्शंस में से एक अल्टरनेटिव या एक ऑप्शन चूज़ करना जो क्या हो, बेटर हो, अच्छे से अच्छा। आपके पास क्या है, 2 से 4 आइडियाज़ है, 2 से 4 अल्टरनेटिव्स है, उसमें से आपको एक बेटर ऑप्शन चूज़ करने क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास अल्टरनेटिव बहुत सारे, आपके पास क्या है, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा है, आप क्या करेंगे, आप उन ऑप्शंस को एक बार सभी को देखेंगे कि किस में क्या है, किस में कितना प्रॉफिट है, आप किस में कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपको लगा रहा है कि हाँ कि ये ऑप्शन अच्छा है, आप क्या करते हैं, उसे चूज़ करते हैं। वैसे ही आपके पास क्या है, मान लो कि 4 ऑप्शंस है, आपने 4 ऑप्शन सभी को क्या किया, एनालिसिस किया। 4 ऑप्शन एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला कि जो आपका बी सेकंड ऑप्शन था, ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन था वो बेटर है।
ठीक है, उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपने क्या किया, सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया। यही क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं निर्णय लेना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर टू और मोर अवेलेबल ऑप्शंस। निर्णय लेना वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक उपलब्ध विकल्पों में से सबसे अच्छे विकल्प का चयन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो मैंने जैसे आपको अभी बताया कि निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग वह प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक आपके पास जो भी ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, उसमें से आप क्या करते हैं, एक बेस्ट ऑप्शन, अच्छे विकल्प का चयन करते हैं। वही क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी की सेल्स कम हो गई। ठीक है, एक कंपनी है, उसकी सेल्स क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मैनेजर के पास दो ऑप्शंस थे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या था, प्राइस कम करना, और सेकंड ऑप्शन था एडवर्टाइजमेंट बढ़ाना। दो ऑप्शन है, अब उसमें क्या होगा, उसने एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने का डिसीजन लिया। ठीक है, यही क्या कहलाता है, यही डिसीजन मेकिंग कहलाता है, क्योंकि उसके पास दो ऑप्शंस थे। दो ऑप्शन से उसने देखा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, कौन सा ऑप्शन उसको ज़्यादा फ़ायदा देगा, किससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, किससे उसकी बिजनेस जो कंपनी ग्रो करेगी। उसने वो ऑप्शन को एनालिसिस किया, उसके बाद उस ऑप्शन को चूज़ किया और उसका प्रयोग किया। यही क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द DE फर्नाल्ड। ठीक है, ये एक प्रोफेसर थे DE फर्नाल्ड, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि अ डिसीजन इज एन एक्ट ऑफ चॉइस वेयर एन एग्जीक्यूटिव फॉर्म अ कंक्लूजन अबाउट व्हाट मस्ट बी डन इन अ गिवन सिचुएशंस। उन्होंने कहा था कि निर्णय क्या है, निर्णय लेना एक चुनने की प्रक्रिया है। मतलब निर्णय और चुनना, उन्होंने कहा है कि जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो चुनने की प्रक्रिया है। मतलब डिसीजन मेकिंग की क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें एक अधिकारी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, कोई मैनेजर है, ठीक है, कंपनी का मैनेजर है, कोई ऑफिस है, ठीक है, उसका मैनेजर है, कोई भी, ठीक है, जो टॉप लेवल पर है उस ऑफिस में, उसको क्या करना है, उसे किसी विशेष परिस्थिति में यह तय करना कि क्या करना चाहिए। ठीक है, जो प्रोफेसर थे DE फर्नाल्ड, उन्होंने कहा था कि जो निर्णय है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव या मैनेजर यह तय करता है कि उसमें उसको आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए। वही क्या है, डिसीजन मेकिंग है। फिर सेकंड प्रोफेसर थे गॉर्गट टेरी। ठीक है, गॉर्गट टेरी ने कहा था कि डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया फ्रॉम टू और मोर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। उन्होंने कहा था कि निर्णय लेना मतलब दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी मापदंड के आधार पर एक को चुनना। वही कि अगर मतलब डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आपके पास क्या है, दो या दो से अधिक अल्टरनेटिव्स विकल्प से है, उसमें क्या करना, किसी मापदंड के आधार पर, मतलब सबसे पहले उन अल्टरनेटिव्स को क्या करना, चेक करना, ठीक है, उनको एनालिसिस करना, मतलब उसको मेज़र करना और देखना कि किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, कौन सा आपको अल्टरनेटिव ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। उसके आधार पर क्या करना, एक ऑप्शन को चूज़ करना है, क्या है, डिसीजन मेकिंग है। ये किसने कहा था, जॉर्ज टेरी ने कहा था। ठीक है, ये टू प्रोफेसर के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन देखा। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स, डिसीजन मेकिंग के टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट आता है प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन, सेकंड है रूटीन एंड स्ट्रेटजिक डिसीजन, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डिसीजन, फोर्थ है मेजर एंड माइनर डिसीजन, फिफ्थ है टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन, फिर है सिक्स्थ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। ठीक है, ये 6 टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग होता है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन, इसको हिंदी में कहते हैं क्रमादेशित और गैर क्रमादेशित निर्णय। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम डिसीजन क्या है और फिर सेकंड हम देखेंगे नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या है। प्रोग्राम डिसीजन रूटीन एंड रिपीटेटिव डिसीजन टेकन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल, जो निर्णय बार बार आते हैं और तय नियमों के अनुसार लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोग्राम डिसीजन कहलाते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, न्यू एंड यूनिक डिसीजन टेकन विदाउट एनी फिक्स्ड रूल, जो निर्णय नए और अलग होते हैं जिनके लिए कोई भी नियम तय नहीं होता। ठीक है। इसमें क्या है, जो प्रोग्राम डिसीजन है वो तय नियम के अनुसार लिए जाते हैं और जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है वो क्या किए जाते हैं, जो तय नियम नहीं होते उनके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। मतलब इसके लिए कोई भी नियम नहीं होता। प्रोग्राम डिसीजन के लिए सारे रूल्स फॉलो होते हैं और नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होता है। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट की अटेंडेंस 75% से कम है तो क्या लगेगा, फाइन लगेगा। ये किसी भी मतलब कहना चाहिए स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, उसका रूल्स होता है। ठीक है। एक कॉलेज है, उसने रूल्स निकाला कि किसी भी स्टूडेंट की अगर अटेंडेंस 75% से कम होती है उसे क्या लगेगा, फाइन लगेगा। क्योंकि यहाँ उसमें क्या हुआ है, इसमें पूरे कॉलेज के द्वारा ये रूल्स बनाया गया था और उस रूल्स को फॉलो करते हुए क्या किया गया है, स्टूडेंट पर फाइन लगाया जा रहा है। क्या है, प्रोग्राम डिसीजन वो डिसीजंस होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, तय नियमों के अनुसार। ठीक है। तय नियमों के अनुसार जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रोग्राम डिसीजन, और जो बिना किसी रूल्स के कहना चाहिए, जो बिना किसी रूल्स के निर्णय लिए जाते हैं वो होते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कोविड के समय कॉलेज को ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट करने का फैसला, ये क्या था, खुद का था। ठीक है। इसमें कोई भी नियम लागू नहीं था। इसमें क्या थे, पूरे नियम स्कूल कॉलेज के लागू थे, उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइन लगाया गया स्टूडेंट को, और इसमें कोई भी नियम तय नहीं था। ठीक है। तो ये था प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। अब इसका सेकेंड टाइप देखते हैं हम, रूटीन एंड स्ट्रेटजिक डिसीजन, नियमित और रणनीतिक निर्णय। जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे रूटीन डिसीजन क्या है और सेकंड देखेंगे स्ट्रेटजिक डिसीजन क्या है। डेली एंड नॉर्मल डिसीजन टेकन इन रेगुलर वर्क, रोज़मर्रा के मतलब डेली जो वर्क होते हैं। ठीक है। जो डेली हम कर रहे हैं कि हमको पता है कि वो काम डेली होगा, आज भी हुआ है, कल भी होगा, परसों भी हो गया, कल भी हुआ था। ठीक है। मतलब जो डेली काम हो रहा है। ठीक है। जो रोज़मर्रा मतलब डेली के काम से जुड़े निर्णय होते हैं उन्हें कहा जाता है, रूटीन डिसीजन कहा जाता है। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, लंबे समय के लिए मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल के लिए, 2 साल के, 4 साल के लिए जो नियम बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए लिए जाने वाले बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय जो क्या कहता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। मान लो अगर जिस स्कूल है, स्कूल का प्रिंसिपल क्या हुआ, टॉप लेवल मैनेजमेंट हुआ। अगर कोई ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में जैसे कि से आप देख लीजिए CEO होते हैं, MD होते हैं, वो क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। उन्हीं टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर्स के द्वारा जो लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं वो स्ट्रेटजिक डिसीजन कहलाते हैं, और जो रोज़मर्रा मतलब डेली वर्क के लिए डिसीजन लिए जाते हैं वो रूटीन डिसीजन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आज कौन सा पीरियड किस टीचर की होगी, क्या रूटीन डिसीजन है। ठीक है। स्कूल है, उसमें बताया जा रहा है कि आज जैसे कि आज ठीक है, आज कौन सी मैडम कौन सा पीरियड लेगी, कल कौन सी मैडम कौन सा पीरियड लेगी। ये क्या है, ये रूटीन डिसीजन है, क्योंकि ये जो निर्णय है वो क्या लिए जा रहे हैं, रोज़मर्रा के कामों पर लिए जाते हैं, मतलब डेली वर्क के आधार पर लिए जाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, कॉलेज का फैसला है कि अगले 5 साल में 2 नए ब्रांचेस खोलेंगे। ये क्या है, एक स्ट्रेटजी डिसीजन है, क्योंकि इसे एक टॉप लेवल मैनेजमेंट ने लिया है। कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलता है कि हमें कॉलेज का क्या करना है, हमें कॉलेज की और 2 ब्रांचेस 5 साल के अंदर खोलनी है। ये क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया गया लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। और कौन सा पीरियड कौन सी मैडम लेगी, आज किसने लिया था, कल कौन लेगा, परसों कौन लेगा, ये क्या है, रूटीन डिसीजन है, क्योंकि ये रोज़मर्रा के कामों के आधार पर डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है। ये था रूटीन एंड स्ट्रेटजिक डिसीजन। अब थर्ड टाइप देखते हैं इसमें, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड पर्सनल डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन और पर्सनल डिसीजन, और डिसीजन टेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन टेकन फॉर दिस पर्सनल लाइफ।
जो निर्णय मतलब जो डिसीजन संगठन मतलब कोई कंपनी के लिए, संस्था के लिए, कॉलेज हो गया, ऑफिस के लिए, फ़ायदे के लिए लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन। इसमें क्या है, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कोई संगठन है, कोई संस्था है, कंपनी हो गई, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, इनके फ़ायदे के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कहा जाता है। और डिसीजन आर टेकन फॉर अ पर्सनल लाइफ, जो निर्णय व्यक्ति अपनी निजी ज़िंदगी के लिए लेता है, ठीक है। जिसके हम बोल रहे हैं कि हमें आज क्या करना है, हमें आज कहाँ जाना है, ठीक है, आज कौन सा काम करना है, हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, ये क्या है, एक पर्सनल डिसीज़न होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, कॉलेज ने नई यूनिफॉर्म लागू करने का निर्णय लिया, यह क्या था, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन था। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन क्या हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन स्कूल या कॉलेज के फ़ायदे के लिए लिया गया है, जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रोल है। इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन लिया गया और उन्होंने बोला कि कॉलेज में एक न्यू यूनिफॉर्म को लागू करना है। ये क्या था, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का निर्णय था। बट जैसे किसी स्टूडेंट ने तय किया है कि उसको क्या करना है, MBA करना है, उसका वो क्या है, पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। ये था ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल डिसीजन। ठीक है, तो ये है टाइप ऑफ डिसीजन में हमने आज देखा था प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन, रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। ये 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग आज हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम मेजर एंड माइनर डिसीजन, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन एंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन, ये 3 टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने ये 3 टाइप्स देखा है। आई होप आपको जो मैंने आज एंसर ऑफ मैट्रिक्स एंड डिसीजन मेकिंग बताया, 2 टॉपिक कवर किए, आपको अच्छे समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।